नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको नए और असरदार तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 3 को पढ़ाने के लिए हमने उसको 6 पार्ट में तोड़ दिया है। चैप्टर 3 को कल मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि चैप्टर 3 जो है वो जीवन गुणवत्ता के बारे में संबंधित है। जीवन स्तर के बारे में संबंधित नहीं, जीवन गुणवत्ता के बारे में। जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम में इस पूरे चैप्टर को 6 पार्ट में बांटा गया है, जिसका पहला घटक हम देख चुके हैं। आज हम आगे के घटक देखेंगे। पहला घटक सतत शहरी विकास और जनसांख्यिकी प्रबंधन, हम ये देख चुके हैं। आज हम दूसरा, जिसमें हमने विजन देखा है, ट्रेंड्स देखे हैं, शहरीकरण के ट्रेंड्स कैसे हैं, पलायन कैसे हो रहा है, सेक्स रेशो कितना है, लिटरेसी कितनी है, हमने सब चीज़ों को एक बार समझा, भारत के साथ तुलना भी की। वो डेटा आपको याद रखने हैं, स्टार भी लगवाए थे पिछली क्लास में हमने। आज हम चलते हैं सेकेंड नंबर, सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार, यानी कि ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, सशक्त शहरी विकास व बुनियादी ढांचे का विस्तार। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, वो देखते हैं। साथियों, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना केवल महज क्रम से पढ़ लेना सब चीज़ों को सॉल्यूशन नहीं है। हमें समझना भी है कि जब जैसी हमने चैप्टर की हेडिंग डाली थी, वहाँ से कोई भी टॉपिक किस तरीके से लिंक है, कैसे उसका सब पार्ट बना है, कैसे उसका ये इस घटक में आ रहा है, तो हम देखेंगे। अभी तक हमने शहरों के बारे में पढ़ा, झुग्गी झोपड़ियों के बारे में पढ़ा, स्लम ड्वेलर्स के बारे में पढ़ा, सेक्स रेशो के बारे में पढ़ा, जैसा मैंने आपको बताया, लिटरेसी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और शहरी एक खाका खींचा कि हमारे सामने शहरी स्थिति है क्या क्या, शहर क्या है, शहर में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। अब हम देखना है कि शहर के विकास किस तरीके का विकास, गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सके ऐसा विकास, और बुनियादी ढांचा यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं, तो उनका एक हम आइडिया लेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंतर्गत। देखिए, राजस्थान में शहरी विकास के लिए 7 विकास प्राधिकरण है, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। कौन कौन सी वो अथॉरिटीज़ हैं? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, भरतपुर 2 बार आ गया, बीकानेर और उदयपुर। 7 हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्या काम करती हैं? ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का काम शहर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, बिजली पानी की व्यवस्था देखनी है, पार्क वगैरह की व्यवस्था देखनी, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने का काम इनके पास, इनके जिम्मे आता है। ऐसे ही 10 शहरी न्यास हैं, अर्बन शहरी इम्प्रूवमेंट विकास ट्रस्ट, जिसे हम यूआईटी बोलते हैं। यूआईटी के जिम्मे जो काम हैं वे डेवलपमेंट के जिम्मे, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जिम्मे जो काम है उनसे भिन्न होते हैं। डेवलपमेंट, बेसिक डेवलपमेंट करना, मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का काम होता है। और मूलभूत सुविधाएं होने के बाद की सुविधाएं, जैसे एलईडी लाइट्स, पार्क्स का डेवलपमेंट, इस तरीके के जो डेवलपमेंट है वो यूआईटी के जिम्मे, यूआईटी के हिस्से आते हैं। जैसे आप देखते होंगे, आप किसी पुल पर जा रहे हैं और वहाँ पुल पर रंगीन चित्रकारी की हुई है, भित्ति चित्र बनाए हुए हैं, तो इस तरीके के काम जो है इनके हिस्से आते हैं। और 10 शहरी न्यास हैं, वो कौन कौन से हैं? 10 यूआईटीज़ हैं राजस्थान में और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर, बीकानेर, और एक कौन सा रह गया? कोटा। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा। अब देखिए 10 यूआईटीज़ कौन कौन सी हैं। 10 यूआईटीज़ में यहाँ से अपन मैप बना के देख लेते हैं, या तो मैप में थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो थोड़ा सा हाथ मेरा ड्राइंग में शुरू से तंग रहा है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सब समझते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो देखिए, अलवर माउंट आबू, अलवर आबू, अलवर आबू हो गया। बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इसके अलावा देखिए
ऐसे मैप पे मार्क करने से आप लोगों को प्रैक्टिस ही हो जाती है और चीज़ें थोड़ा सा याद रह जाती है। फिर आता है जैसलमेर, पाली, सीकर, जैसलमेर, पाली, सीकर, उसके बाद आ गया सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर, गंगानगर और सवाई माधोपुर, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास 10 कौन कौन सी हो गई? देखिए अलवर, आबू, इधर देखिए इधर वाले एरिया में अलवर, चलिए एरिया वाइज या एरिया वाइज लेना चाहिए, एरिया वाइज भी ले सकते हैं, तो एरिया वाइज लेंगे तो अलवर, सवाई माधोपुर, ऊपर चले तो सीकर, ऊपर चले तो गंगानगर, फिर इधर आए जैसलमेर, फिर बाड़मेर, आबू, नीचे इधर नीचे नीचे देखिए कोई भी नहीं है, इधर नीचे में कोई भी अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं है, नगर सुधार न्यास नहीं है। तो इधर आगे बीच में आगे पाली, पाली के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद कौन सा आ गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सा रह गया? चित्तौड़। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 यूआईटीज हो गए। एक बार मैप पे बना लीजिएगा, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक से दिक्कत कुछ नहीं है। ट्रिक से दिक्कत है आपके पास ट्रिक्स इतनी इकट्ठी हो जाएंगी। अब आप मान लीजिए इसकी ट्रिक बनाते हैं, कोई ए 2 बार है, एस 3 बार है, ये है, या फिर कोई एक्रोनिम बनाएंगे, बाद में याद नहीं रहता कि ये ट्रिक किस चीज़ की थी। ठीक है, और इसी मैप में अगर हम इसको भी दर्शा दें तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, देखिए अलग अलग एरिया आएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़े का चक्कर रहने दीजिएगा, पहले मैंने इसके हिसाब से बनाया था। जयपुर, जोधपुर, इधर आ गया भरतपुर, फिर आ गया उदयपुर, फिर आ गया अजमेर, फिर आ गया बीकानेर, और फिर आ गया कोटा। यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जहाँ पर हैं उन वो यूआईटीज़ में तो आएंगी ही नहीं, यूआईटीज़ में जो चीज़ नहीं आ रही हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आगे आइए, ये हो गया। इसके बाद 2 यूआईटीज़ अभी नई बनी है, वो हैं कौन कौन सी? 2 जो नई यूआईटी बनी है, 2 न्यू बनी है, उसमें आ जाएगी एक तो बालोतरा और एक हो जाएगी दौसा बांदीकुई। दौसा बांदीकुई की एक बनाई है। ठीक है, अब देखिए साथियों, राजस्थान आवासन मंडल हाउसिंग बोर्ड और जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागरिकों की सुविधाओं के विकास के लिए कार्य होते हैं। तो देखिए शहरी क्षेत्र में विकास कौन कौन कर रहा है, गुणवत्ता कौन कौन बढ़ा रहा है? पहले डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलपमेंट किया शहर का तो बढ़ी, फिर यूआईटी ने जिन शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ नहीं है वहाँ पर वहाँ के डेवलपमेंट के लिए यूआईटीज़ बनी हुई हैं। यूआईटीज़ जो बनी हुई हैं उसके अलावा हाउसिंग के लिए हाउसिंग आरएचबी है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जेएमआरसी जयपुर मेट्रो है, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यूआईटीज़ की लिस्ट है। अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जैसलमेर, पाली, गंगानगर, सवाई माधोपुर, सीकर, आबू, दौसा बांदीकुई और बालोतरा। ये मैंने राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही निकाला है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, इसके अलावा कोई ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑथेंटिक ही है ये। आगे आइए, जेएमआरसी जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन क्या है जी? इसमें जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का काम क्या है? जयपुर को मतलब जयपुर में मेट्रो चला के जयपुर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ना, ताकि त्वरित गति से लोग पहुंच सकें, आरामदायक सफ़र हो, कम पैसे में सफ़र हो और समय बचे। तो देखिए इसके फेज़ हैं। फेज़ 1 में, फेज़ 1A 3 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने फंड किया था। 1B 2020 में हुआ था, इसको फंड किया है एडीबी ने। डीएमआरसी द्वारा विस्तृत डीपीआर, डीपीआर होता है, डीपीआर का मतलब क्या होता है? आप जब भी सर्विस में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत बार इस टर्म से जूझना पड़ेगा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये कर दी है, ये दे दी है इन्होंने, ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और 1D और 1C दोनों की डीपीआर सबमिट हो चुकी है। आगे ये फेज़ 2 सीतापुरा से विद्याधर नगर तक का मार्ग प्रस्तावित है। फेज़ 2 में लागत कितनी है? 14,000 करोड़ है। मतलब ये लागत वगैरह कोई पूछने जाने वाली चीज़ें नहीं है, आपको याद होना चाहिए फेज़ 2 कहाँ से सीतापुरा से विद्याधर नगर तक है। भारत सरकार और राज्य सरकार का, हाँ ये क्वेश्चन है कि भारत सरकार और राज्य सरकार का 50/50 की पार्टनरशिप है, मतलब 50/50 दोनों का ये संयुक्त उपक्रम है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद आप वो देखना चाहें तो देख लीजिएगा, 1A कहाँ से कहाँ तक है, चांदपोल से और वो छोटी चौपड़ वगैरह तक। वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अब तो इतना पूछा जाता नहीं है वो, पर ठीक है फिर भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा, पहली चीज़ हमने क्या देखी? डेवलपमेंट अथॉरिटीज़।
सबसे पहले हमने देखी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, फिर हमने देखा यूआईटीज़, फिर हमने देखा आरएचबी, अभी देखेंगे, अभी देखा नहीं है, फिर हमने देखा जयपुर मेट्रो, शहरी विकास के लिए, शहरों में गुणवत्ता के लिए। अब क्या देख रहे हैं, रेरा। रेरा क्या है जी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो रियल इस्टेट हैं, जो ज़मीन से संबंधित चीज़ें हैं, उनके खरीदा बेची के लिए जो नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, बाय लॉज बने हुए हैं, वो रेरा के अंतर्गत आते हैं। वो रेरा जो बना है, ये उन सब व्यापार कहिए या लेन देन कहिए या ट्रांजैक्शन कहिए, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ये लागू कब हुआ था, 1 मई 2017 को रेरा में एक्ट बना था, रेरा एक्ट 2016 में, और उसके तहत ये लागू हुआ था। और इसके फिर जैसे सबसे पहले क्या होता है, बिल आता है विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में, वो एक्ट बनता है। एक्ट जो होता है वो एक खाका खींच देता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इस एक्ट में ये प्रावधान है। इस एक्ट के बेस पे फिर रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, लॉ बनता है, कानून बनता है, फिर उसके बेस पर रूल बनते हैं, नियम बनते हैं, फिर उसके बेस पर बाई लॉज बनते हैं, उपनियम बनते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो पहले एक्ट आया 2016 में, उसके बाद ये अथॉरिटी बन गई 2017 में, फिर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट नियम रूल्स आए 2017 में। तो ये इसके नाम से अधिसूचित हुए थे। 6 मार्च 2019 को रेरा एवं रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है, देखिए, एपेलेट ट्रिब्यूनल एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब अपीलीय प्राधिकरण। अपीलीय प्राधिकरण यानी कि अपीलीय अधिकरण कहेंगे ज़्यादा अच्छा है। अपीलीय अधिकरण यानी कि अगर इससे संबंधित ट्रांजैक्शन संबंधित कुछ समस्याएं हैं, ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई वाद विवाद है, तो उसके लिए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जगह आप इस ट्रिब्यूनल में अपील कीजिए, ताकि वहाँ पर जो जुडिशरी है, जुडिशरी वैसे ही ओवरबर्डनड है, तो जुडिशरी के ऊपर लोड कम होगा, और यहाँ पर अगर जिन मैटर्स का निपटारा नहीं होता वो फिर आगे कोर्ट में जाएंगे। तो ये ट्रिब्यूनल बनी हुई है। जैसे अभी करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाई है, इनकम टैक्स ITAT इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बनी हुई है। तो इस तरीके की एपेलेट ट्रिब्यूनल्स होती हैं। तो इसका गठन कब हुआ है, 6 मार्च 2019 को हुआ था। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। राज्य में अब ये देखिए, मेंस के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। किस चीज़ के लिए किया गया है, स्वस्थ, पारदर्शी और कुशल, हेल्दी, ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के लिए। तो रियल एस्टेट क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और कुशल। एक पोर्टल है rera.rajasthan.gov.in। पोर्टल्स कभी कभी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, पोर्टल देके या फिर मेंस में आप लिखते हैं तब उसमें पोर्टल लिख देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये हमारा रेरा हुआ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब आता है RHB, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 24 फरवरी 1970 को स्थापना। एक पेज बना लीजिए आप लोग नोट्स के साथ में, उसमें बस आपको ये लिखना है RHB 1970, रूडा कब का है, और क्या होता है, रुडसिको कब है। तो ये जो भी संस्थाएं हम पढ़ते चलेंगे उस पेज पे नोट डाउन करते चलिएगा। एक पेज बना के रख लीजिए। वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आप लोग बना रहे होंगे नोट्स, या नहीं बना रहे होंगे तो हम प्रोवाइड करा ही देंगे, लेकिन ये है कि एक पेज आप लोग अपने पास रखिए तो कुछ चीज़ें पॉइंट्स ऐड करने में आसानी रहती है उसमें। राजस्थान आवासन मंडल स्वायत्त शासी निकाय है, इसकी स्थापना 1970 में होती है। देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, रेरा पढ़ चुके हैं, अब अगला है RHB। चलिए ठीक है, RHB मैंने ऊपर लिखवा दिया था, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को पढ़ रहे हैं। ये शहरी क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं हम, विकास के क्षेत्र में। राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं, अफोर्डेबल हाउसिंग, सबको अफोर्डेबल, सब अफोर्ड कर सकें ऐसी हाउसिंग प्रोवाइड करानी है। तो उसके लिए हाउसिंग संबंधी समस्याओं को कौन देखता है, RHB देखता है। कौन डील करता है, RHB करता है। क्या प्रोवाइड कराता है, आवास प्रोवाइड कराने के काम में लगा हुआ है। कब स्थापना हुई है, 1970। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कभी भी पूछ सकता है कि RHB की स्थापना कब हुई थी। सजग मोबाइल ऐप RHB ने लॉन्च की है। इसमें क्या करना है, देखिए सजग मोबाइल ऐप, इस तरीके की मोबाइल ऐप कई बार पूछ सकता है। सजग मोबाइल ऐप का अगर दिया और उसने ऑप्शन में दे दिया
कि नागरिकों के द्वारा कैब सर्विस के दौरान पैनिक बटन की सुविधा एक ऑप्शन में है, तो सजग मोबाइल ऐप से सीधा वो याद आएगा, या फिर और भी कोई पुलिस से संबंधित कुछ आ सकता है। बट सजग मोबाइल ऐप जो है आवासों के निर्माण की, आवास निर्माण जो सरकारी इंजीनियर्स होते हैं, आरएचबी में जो इंजीनियर्स होंगे, जेई होंगे, एईएन होंगे, तो वो लोग मॉनिटरिंग कैसे रखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर ने उतनी जो क्वालिटी और क्वांटिटी एग्रीमेंट में निर्धारित है उसके हिसाब से काम किया है या नहीं किया, उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक सजग मोबाइल ऐप बनाया हुआ है। कुछ काम और हैं जो आरएचबी कर रहा है। प्रताप नगर में कोचिंग हब बनाना, जयपुर में है ये। समृद्धि अपार्टमेंट है, माही अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, विधायक आवास बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जो है ये बनाए हैं, कोटा में चौपाटी, आबू में मानपुर हाउसिंग स्कीम, और जोधपुर में बडली, जोधपुर के बडली में आवासीय योजना ये चला रहा है। तो क्या क्या चला रहा है एक बार वापस देख लो। जयपुर में, प्रतापगढ़ में, प्रतापनगर में कोचिंग हब है, और क्या है, समृद्धि अपार्टमेंट है, माही अपार्टमेंट है, एक फाउंटेन स्क्वायर करके भी है शायद कुछ, जयपुर में ही आएगा वो भी है। फिर आ जाता है अपन कोटा में, अच्छा जयपुर में विधायक आवास रह गए अभी, विधायक आवास बना रहे हैं। और एक चीज़ और थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। साथ में कोटा में क्या बना रहे हैं, चौपाटी, और आबू में मानपुर हाउसिंग स्कीम, और एक और है, एक और क्या बच गया, कोटा हो गया, आबू हो गया, और जोधपुर बडली आवासीय योजना, बडली आवासीय मकान बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आरएचबी में हुआ, 1970 में बना है, स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, और आवास संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग सबको प्रोवाइड करानी है। सजग मोबाइल ऐप इसके द्वारा की गई है, ये चीज़ें इसने बनाई है। गुणवत्ता को और इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए सजग मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। चलिए आइए, अब आता है टाउन प्लानिंग। देखिए आइए यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। अब आइए टाउन प्लानिंग, रेरा हो गया, आरएचबी हो गया। आप समझ पा रहे होंगे कि ये दूसरा जो घटक है, ये दूसरा घटक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। बार बार याद कराना आपको जरूरी है कि आप दूसरे घटक में क्या पढ़ रहे हैं। पहला घटक सतत शहरी विकास, सस्टेनेबल शहरी डेवलपमेंट और जनसांख्यिकी के बारे में देखा। अब देख रहे हैं हम सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार। तो ये कौन कौन कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, वो सब चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, आइए टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पे देखते हैं। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट किसी भी कस्बे में, किसी भी एरिया में कुछ प्लान्स तैयार करता है, जैसे कि मास्टर प्लान उनका एक प्लान है, तो वो क्या आरपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर्स की नियुक्ति करता है। फिर वो प्रमोशंस लेकर वो मतलब इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बेस पर उस क्षेत्र की, उस कस्बे की, उस जगह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और कमियों को ध्यान में रखते हुए वो टाउन प्लानिंग करते हैं कि ये टाउन किस तरीके से बनना चाहिए, ये कस्बा किस तरीके से बनना चाहिए, एरिया किस तरीके से डेवलप होना चाहिए। और ये कितने वर्षों के लिए होता है। मास्टर प्लान जो है किसी भी शहर के विकास के लिए 20 वर्षों की अवधि में एक स्पष्ट दृष्टिकोण और कानूनी ढांचा प्रदान करता है कि अगले आने वाले 20 वर्षों तक के लिए 20 वर्षों में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करता है। प्लानिंग के हिसाब से फिर एग्जीक्यूशन करता है। एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट करे। देखिए मान लीजिए टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कोई प्लान किया, किसी शहर की ये ड्राइंग बनाई कि यहाँ पर ऐसा घर बनेंगे, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ पे नालियाँ, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम होगा, यहाँ पंप हाउस बनेगा, इस तरीके की कुछ किया। लेकिन जब इसका एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग बॉडीज़ हैं। एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर उस शहर में आवासीय कार्य हैं तो आरएचबी कर सकती है। अगर उस शहर में ये स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है
तो PWD उसको बना सकती है, या फिर मान लीजिए यहाँ से कोई रोड निकल रहा है और स्टेट हाईवे है तो RSRDC उसको बना सकती है। नेशनल हाईवे निकल रहा है तो NHAI से संपर्क किया जा सकता है। तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है प्लान करना, बाद में एग्जीक्यूशन किससे करना है वो जिस भी एजेंसी के जिस भी विभाग के कार्य क्षेत्र के अंदर आता है वो उसका एरिया है। कानूनी ढांचा भी वो प्रोवाइड कराता है। इसके तहत राजस्थान में कुल 300 नगर पालिका में से 194 नगर पालिका के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। तो कितने के हो गए हैं? 194 आउट ऑफ 300 क्या हो चुके हैं? अनुमोदित। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? टाउन प्लानिंग का काम क्या है वो याद रखना है और 20 वर्षों के लिए याद रखना है। ये कोई डेटा ज़्यादा काम का नहीं है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन क्या होता है? ये हमारी दिल्ली है। दिल्ली और मुंबई और बड़े बड़े शहरों पर शहरीकरण हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उनका भार ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो भार ज़्यादा? क्योंकि आसपास के एरिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, सैलरी है, शिक्षा है, वो सब चीज़ें कम होती हैं, और ये एक बड़े और महत्वपूर्ण शहर होने की वजह से यहाँ सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो यहाँ से पलायन यहाँ होने लगता है। जब ये पलायन सब जगह से होगा तो भार इस शहर के ऊपर भार बढ़ने लग जाता है। भूजल दोहन ज़्यादा होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लोगों को घर नहीं मिलते, रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अफोर्डेबल हाउसिंग तो भूल ही जाइए, इतने महंगे घर मिलते हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? नेशनल कैपिटल रीजन बनाए कि भाई ये जो रीजन्स हैं, ये जैसे मान लीजिए ये छोटा शहर है, ये एक महत्वपूर्ण शहर है, इसके आसपास ये कुछ शहर हैं, यहाँ से यहाँ लोग आने लग गए, यहाँ आने लग गए, यहाँ से आने लग गए, इधर से आने लग गए। तो सरकार ने क्या किया? इसको बढ़ा के ये कह दिया कि ये अब पूरा एरिया NCR कहलाएगा। यानी कि जो नियम कायदे इस पेरीफेरी में लागू थे अब वो सब इस पेरीफेरी में भी लागू होंगे। जो सुविधाएं इन लोगों को प्राप्त थी वो यहाँ पर भी प्राप्त होंगी। तो इस तरीके से दिल्ली के आसपास का क्षेत्र के एरिया, जैसे यूपी का कुछ एरिया, मेरठ वगैरह हो गया, हरियाणा का कुछ एरिया हो गया, सोनीपत वगैरह, गुड़गांव हो गए, ऐसे ही राजस्थान का जो अलवर और भरतपुर है, अलवर और भरतपुर NCR के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अलवर भरतपुर में, खैर ये तो पुराने के डेटा के हिसाब से, बाकी अब तो नए डेटा के नए जिलों के हिसाब से कई जिले उसमें आ गए हैं। तो देखिए कौन कौन से हो गए? भरतपुर, अलवर, खैरतल, तिजारा हो गया, पहले तो अलवर में ही था ये, कोटपुतली, बहरोड हो गया, और डीग ये सब भी भरतपुर के अंदर में ही था। तो आपको याद रखना है कौन कौन से एरिया राजस्थान के हैं जो NCR में, कौन कौन से जिले, एरिया नहीं जिले, ठीक है। कोटा और जयपुर काउंटर मैग्नेट शहर है। काउंटर मैग्नेट शहर क्या होता है? काउंटर मैग्नेट का मतलब है कि ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान में ये वाला हिस्सा NCR में आता है और यहाँ हमारी जयपुर कैपिटल है। तो ये जो NCR वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो भीड़ का इन्फ्लक्स है, लोगों का आवागमन है, वो ज़्यादा है। तो उस ज़्यादा आवागमन को, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा मिलेगा आपको, यहाँ लोगों की संख्या भी ज़्यादा मिलेगी, यहाँ रोजगार के अवसर भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ज़्यादा सेटअप होंगी। तो एक इम्बैलेंस बन जाता है डेमोग्राफी में, डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी में, जननांकिकी भी बोल सकते हैं, डेमोग्राफी में एक इम्बैलेंस बन जाता है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भूजल स्तर हो गया, या प्रदूषण हो गया, या मूलभूत सुविधाओं का अवेलेबिलिटी हो गई, वो यहाँ पर तो सब चीज़ों में दिक्कत आने लगती है और बाकी जगह कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो इसको काउंटर मैग्नेट कौन कौन शहर हैं? एक तो जयपुर, क्योंकि वो राजधानी है, कैपिटल है, तो यहाँ पर लोगों का जुड़ाव यहाँ पर ज़्यादा होता है, लोग यहाँ पर भी ज़्यादा आते हैं जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, शिक्षा के लिए। एक कोटा, तो यहाँ का आने वाला क्राउड को काउंटर ये दोनों शहर करते हैं, इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है कि ये काउंटर मैग्नेट है, कि ये बैलेंस नहीं बिगड़ने देते, ठीक है। तो काउंटर मैग्नेट शहर कौन कौन से हैं? कोटा और जयपुर। इन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड दिल्ली संचालित है, जो वित्तीय सहायता देते हैं। तो इन क्षेत्रों में कौन से हैं? NCR प्लानिंग बोर्ड, ये क्या देता है? वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराता है NCR वाले एरियाज के लिए। तो हमने क्या क्या देख लिया? ये टाउन प्लानिंग हो गई, अब आ गए NCR पे। NCR प्लानिंग बोर्ड भी देख लिया, NCR भी देख लिए।
अब आगे चलते हैं, एनसीआर के बाद आ जाइए स्वायत्त शासन विभाग, ऑटोनोमस बॉडीज हो गई। तो क्या होता है स्वायत्त शासन विभाग, इसमें अब देखिए यहाँ से आइए, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था, रोबस्ट अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन, यानी कि सशक्त शहरी विकास, सशक्त शहरी विकास एवं मूल बुनियादी ढांचे का विस्तार। जो ये वाला हमारा घटक था, सेकंड घटक, इस घटक में हमने क्या क्या देख लिया, देखिए इस घटक में सबसे पहले हमने देखा ये आपका यूआईटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूआईटी देखी, 7 ये देखी, 10 ये देखी। फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा तीसरी चीज़ जेएमआरसी देखा, आरएचबी देखा, जेएमआरसी देखा जयपुर मेट्रो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देखा, फिर हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट देखा, फिर हमने ये देखा लास्ट में अभी क्या देखा है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के बाद एनसीआर एरिया देखा है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। तो सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार, ये सेकंड पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ये आता है सुदृढ़ शहरी शासन और नीति क्रियान्वयन। आइए, 2 चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम तीसरी चीज़ पे आ रहे हैं। ये क्या है, सुदृढ़ शहरी शासन एवं नीति क्रियान्वयन। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं साथियों। तो यह आता है सुदृढ़ शहरी शासन एवं नीति क्रियान्वयन, यानी कि इफेक्टिव अर्बन गवर्नेंस एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्या है, पहला इसमें है, अब इसमें देखेंगे हम, देखो पहले घटक में हमने देख लिया, पहले घटक में हमने क्या क्या देख लिया, सारी डेमोग्राफी देख ली, स्थिति समझ ली। दूसरे में हमने देख लिया कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं भाई जो काम कर रही हैं। अब देखेंगे काम हो क्या रहे हैं, ठीक है, क्रम वाइज चलेंगे। इसीलिए आपको लिखा है इसमें कि नया और असरदार तरीका, आपको समझ में आना चाहिए कि काम की पढ़ क्या रहे हैं हम। आइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। देखिए पहले ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन था, अब इसके नाम में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अंत्योदय, अंत से उदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक संसाधनों की पहुंच ही अंत्योदय होता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आजीविका के साधन संसाधन कैसे प्रोवाइड कराए जाएं, उनकी आजीविका और जीवन गुणवत्ता और जीवन स्तर दोनों में सुधार के लिए क्या किया जाए। तो क्या होता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं नेशनल शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को पुनर्गठित किया है। पहले इसमें 2 चीज़ें शामिल थी, पहली चीज़ जो शामिल थी वो थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और दूसरी चीज़ थी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब इन दोनों को शामिल कर दिया। अगर आपसे पूछता है कि इसमें क्या क्या शामिल है, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। पहले रोजगार और आजीविका के दोनों अलग अलग चीज़ें चल रही थी, दोनों को कंबाइंड करके एक ही पॉलिसी में अब कन्वर्ज कर दिया गया है। 213 नगर निकायों में ये लागू है। कितने नगर निकायों में लागू है, 213 में। तो पहला क्वेश्चन क्या बना यहाँ से, पहला क्वेश्चन बना यहाँ से किन किन को जोड़ा हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन बना कितने में लागू है। 2 क्वेश्चन बने हैं। चलिए, इसके घटक हैं, क्या क्या घटक हैं, DAY यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसके 6 घटक हैं। क्या क्या हैं, पहला क्या क्या काम कर रहे हैं, घटक का मतलब होता है कि इस योजना में क्या क्या काम किए जाएंगे, किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। पहला, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है, क्षमता निर्माण का क्या मतलब होता है, क्षमता निर्माण का मतलब है कि लोगों को सक्षम कर सके और एम्यूनिटीज़ बना सके साथ में, कि मान लीजिए अगर मुझे कोई काम की ज़रूरत है तो क्या मेरे पास टूल्स हैं, या उस काम को कर पाने के लिए जो जिन चीज़ों की मुझे आवश्यकता है, मान लीजिए मैं अगर ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे बोर्ड चाहिए, तो क्या मेरे पास बोर्ड है या नहीं है। फिर ट्रेनिंग, क्या मैं पढ़ा पाने के लिए ठीक हूँ या नहीं हूँ, ट्रेनिंग है या नहीं है। दूसरा है सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट।
सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत जुड़ाव, यानी जो संस्थाएं बन रही हैं, संस्थागत विकास, उन संस्थाओं का विकास, ताकि ये जो योजनाएं हैं ये योजनाएं धरातल पर अच्छे तरीके से लागू हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके। शहरी पथ विक्रेताओं, यानी पथ विक्रेताओं का मतलब हो गया स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको पथ विक्रेता बोला गया है। स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता दी जाएगी। शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना, देखिए आजीविका योजना, हम गुणवत्ता पूर्ण लाइफ की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या किया जाएगा, सामाजिक जुड़ाव, जो लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़े हुए नहीं है वो लोग जुड़े। संस्थागत विकास, संस्थाएं जो पढ़ी है हमने वो अपना फंक्शनिंग अच्छी तरीके से कर सके तो उनको भी सहायता मिले। स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता मिल सके, जो लोग बेघर हैं उनको आश्रय मिल सके। स्वरोजगार के कार्यक्रम, यानी कि कोई अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको हेल्प मिल सके। अभिनव और विशेष, कुछ विशेष परियोजनाएं, कुछ नई परियोजनाएं भी इसमें ऐड की गई हैं। तो इसके 6 घटक हैं। पहला हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा हो गया सोशल इंक्लूजन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, तीसरा हो गया स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहायता, चौथा हो गया बेघरों के लिए, ड्वेलर्स के लिए आश्रय की योजना, पांचवा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्वरोजगार की योजना, और ये हो गया विशेष यानी स्पेशल प्रोजेक्ट्स या स्पेशल परियोजनाओं के लिए। तो दीनदयाल योजनाओं के प्रमुख घटक हमने पढ़ लिए, क्षमता निर्माण, सामाजिक जुड़ाव, शहरी पथ विक्रेता, शहरी बेघरों के लिए, ये 6 हमारे इसकी घटक हुए। आगे आइए, अगला है, देखिए योजनाओं के बारे में, इसमें अगर हम डिटेल में योजनाओं के बारे में पढ़ने लगेंगे तो वो योजनाओं की क्लास अलग बन जाएगी। हमें ये देखना है इसमें कि गुणवत्तापूर्ण काम के लिए किया क्या क्या जा रही है, इन योजनाओं में क्या किया जा रहा है, वो आपका इकोनॉमिक सर्वे खत्म होने के बाद योजनाओं की पूरी अलग क्लास होगी जिसमें हम सारी फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं वो उनको करवाया जाएगा, तो उन क्लासेस में देखेंगे। हमें अभी देखना है कि शहरी क्षेत्र में गुणवत्ता विकास के लिए, जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। सेकेंड है छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना। एक योजना तो कौन सी थी हमने देखी शहर में, इसके 6 घटक देखिए। दूसरी योजना क्या है, छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना, इसको बोलते हैं UIDSSMT, यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स, छोटे और मध्यम कस्बों में। तो इसमें क्या होगा, छोटे और मध्यम कस्बों में केंद्र सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है कि शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो गरीब हैं छोटे कस्बों में, उसमें केंद्र सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई गई है। यह योजना देखिए किसके लिए है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ये एक मिशन है जो कि शहरी इसमें भी लाभार्थी चिन्हित किए जाते हैं और उनको उनकी जीवन गुणवत्ता, ये सिमिलर सा ही मिशन है, जीवन गुणवत्ता सुधार के लिए उनको अलग अलग तरीके की सहायता दी जाती है। इसमें चयनित शहर या कस्बे जो हैं उनको छोड़कर सभी शहरों कस्बों में लागू की गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि ये योजना UIDSSMT ये पूरे भारत में लागू है, जवाब है नहीं, उनमें लागू नहीं है जहां पर ये वाली जवाहरलाल नेहरू वाली चल रही है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन चल रही है, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी वो बेनिफिट मिल रहा है तो वो डबल बेनिफिट हो जाता है, तो डबलिंग से बचने के लिए उसको लाभार्थी चिन्हित किए गए। राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम, रुडसी को, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, तो इसमें कौन सी है इसकी एजेंसी, रुडसी को। ठीक है, आगे आइए। अब इसमें वो जो एक दूसरा चैप्टर आएगा, इंडस्ट्री वाला आएगा और सर्विस वाला आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कौन सा कब बनाए। चलिए, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अनुसार इस योजना में प्रणति वाली 11 परियोजनाओं का हिस्सा जो इसमें है वो कितना है, इसमें ये जो योजना चल रही है इस योजना में जो हिस्सा है जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरी निकायों का, वो कितना आएगा, 60-20-20। ये एक पूरा क्वेश्चन है। ये कौन सा अमृत योजना के अनुसार, शहरी विकास मंत्रालय है ना, शहरी विकास मंत्रालय अमृत योजना में जो चल रही है, अमृत योजना में कौन कौन चल रही है वो भी देखेंगे, तो उनका हिस्सा कितना आएगा, 60-20-20 का। 11 जो सीवरेज परियोजनाएं चल रही हैं उनका कहाँ कहाँ संचालन हो रहा है, चिड़ावा में, नवलगढ़ में। देखिए छोटे और मध्यम कस्बे हैं, चिड़ावा,
नवलगढ़, सूरतगढ़, भादरा, लक्ष्मणगढ़, जैतारण, रामगढ़, शेखावटी, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, फतेहनगर, सरवाड़ और कुशलगढ़। इनको सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ के याद रखने की कोशिश जरूर कर लीजिएगा। मैच करवा सकता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो आपको पढ़ा हुआ होगा तो याद आ जाएगी। ठीक है, आगे आइए। इन सभी परियोजनाओं में स्वीकृत राशि कितनी है, कितना हो चुका है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे चलिए। राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड RUDF, इसका सेकंड फेज है। 25 अगस्त 2021 को इसका गठन किया गया। अर्बन डेवलपमेंट फंड का मतलब है एक ऐसा फंड बना जाए। फंड का मतलब केवल फंड नहीं होता साथियों, उस फंड को मैनेज करने के लिए कुछ लोग भी रखे जाते हैं, एक संस्था बनती पूरी। तो ये जो फंड दिखा जाए, तो फंड का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को केवल एक अमाउंट दे दिया, एक बैंक अकाउंट दे दिया है। ठीक है, ये पूरी संस्था बनती है। आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वित्तीय संसाधनों या बैंक से ऋण प्राप्त करने, राज्य सरकार से विशेष अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, कहाँ कहाँ से लेंगे, ये लोन लेते हैं किन किन से। एक तो लेते हैं आवासीय एवं शहरी विकास निगम कॉरपोरेशन लिमिटेड से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से और गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट से। इन सब से क्या आता है, फंड। ये फंड कहाँ इकट्ठा होता है, ये जो फंड बनाया गया है ये यहाँ पर। अब ये अनुदान कहाँ यूज होगा, ये अनुदान यूज होगा डेवलपमेंट में, जैसे कि योजनाओं के परिचालन में या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। आगे आइए। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन एक एम्बिशियस मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें क्या है, देखिए जून 2015 में स्टार्ट हुआ, याद रखने की जरूरत नहीं है। 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को शामिल किया गया था इसमें, कि 5 वर्ष के लिए 100 शहर होंगे जिनको हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। प्रत्येक शहर के लिए 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की हमने राशि इसमें डिसाइड की गई थी। एवं इसके समान ही राशि राज्य सरकार, इतनी राशि राज्य सरकार या फिर नगरीय निकाय भी 5 वर्षों के लिए देने का प्रावधान था। तो कितना, 100 करोड़ रुपए पर ईयर। इसमें राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर शहर शामिल हैं। स्मार्ट सिटी एक है 3D सिटी और एक है IT सिटी। ये तीनों एक साथ ही याद कर लीजिए। अब आए हैं तो 1 2 3 4 और 5। स्मार्ट सिटी में है जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। इसमें जोधपुर नहीं है, ध्यान ऐसे रखिए। इन चारों को याद रखने की जगह आप ये याद रखिए कि जोधपुर नहीं है। ठीक है, जोधपुर स्मार्ट सिटी में जोधपुर के लोग नहीं है भाई, कोई बुरा मत मान जाना, मैं भी इसी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी जोधपुर के प्रति पूरी असीम श्रद्धा है। 3D सिटी, 3D सिटी में जयपुर नहीं है, तो कौन कौन आएंगे, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर। और तीसरा IT सिटी, IT सिटी में कौन नहीं है, जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है और जोधपुर है। तो IT सिटी में क्या नहीं है, IT सिटी में अजमेर नहीं है। वैसे अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज में IT ब्रांच है, बट IT सिटी में अजमेर नहीं है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो स्मार्ट सिटी में जयपुर, कोटा, अजमेर, तो आप काजू रख लो, काजू रखोगे तो यहाँ भी काजू हो जाएगा, पर यहाँ पे काजू कौन सा अलग है, वहाँ काजू कौन सा अलग है, तो वो ध्यान रखना भैया। तो देख लो, दूसरे में भी काजू हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ उसमें जयपुर है, जोधपुर ऐसे याद मत रखो, काजू काजू बादाम से याद मत रखो। स्मार्ट जोधपुर नहीं है, 3D जयपुर नहीं है और IT अजमेर नहीं है। बाकी ये पाँचों में से 4 बचे जो वो आप ले लो। ठीक है, तो ये हो गया। आगे आ जाओ। स्मार्ट सिटी मिशन के देखिए इसमें कंपोनेंट्स दिए हुए थे। स्मार्ट पीपल, स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसमें क्या क्या है, स्मार्ट पीपल होंगे, लोग स्मार्ट होने चाहिए, स्मार्ट इकोनॉमी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी यानी कि
अपना बिजनेस कर सके, नवाचार की भावना हो, नवाचार हो। स्मार्ट एनवायरनमेंट चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था, ग्रीन ग्रीन हरित 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 सब पढ़ा था, हरित विकास पढ़ा था, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन अर्बन प्लानिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स। स्मार्ट गवर्नमेंट का मतलब स्मार्ट गवर्नेंस मतलब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट का हस्तक्षेप तो मिनिमम हो लेकिन गवर्नेंस मैक्सिमम हो। स्मार्ट लिविंग, कल्चरली वाइब्रेंट एंड हैप्पी, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, जो क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया और राजस्थान के कल्चर में जो विविधता है वो झलके, सब लोग शांति से अच्छे से हेल्थी रहें। मिक्स्ड मॉडल एक्सेस हो, स्मार्ट मोबिलिटी हो। मिक्स्ड मॉडल एक्सेस का मतलब ट्रेन सर्विसेज, सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, डेटा ट्रांसफ़र में हो, कहीं पर भी मूवमेंट को लेकर। क्लीन एंड मोटराइज ऑप्शंस होने चाहिए, इंटीग्रेटेड आईसीटी होनी चाहिए कि मैं बोलूँ एलेक्सा, हे सिरी, तो सब चीज़ें तुरंत तुरंत काम हो जाए। ये स्मार्ट सिटी के कंपोनेंट है, ज़्यादा कोई याद लोड देने की जरूरत नहीं है। आइए अमृत मिशन पे चलते हैं। तो क्या क्या हो गया भाई, एक बार रिवाइज करवा दो फटाफट। इसमें हमने देख लिया स्मार्ट सिटी, देख लिया RUDF, देख लिया, और एक ये देख लिया है, 4 चीज़ें देख ली भाई, 4-5 चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, चलो लास्ट में एक बार रिवाइज कर देंगे। स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, ये हो गया। अब आ जाइए अमृत मिशन पे। अमृत मिशन क्या है? अमृत मिशन है अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखनी है, अर्बन मिशन। अभी एक पेपर में UNFCCC की फुल फॉर्म पूछ ली थी, ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार। अर्बन मिशन रिजुविनेशन एंड अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत इसकी जून 2015 में केंद्र सरकार करती है। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए 500 शहरों में जलापूर्ति की सुविधाएं, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी स्वच्छ भारत मिशन में? जो 500 शहर जुड़े हुए हैं उनमें देखिए, स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें 500 शहर हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी देख लो। जलापूर्ति सुविधाएं, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर, नालियाँ, शहरी परिवहन, खुले और हरे भरे स्थान, और इनका विकास करना है। यानी कि जलापूर्ति के बाद क्या आया? सीवरेज नेटवर्क। फिर उसके बाद क्या आया? स्टॉर्म वाटर, बरसात का पानी हो तो निकले, नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम बने, और क्या है ये देखो, शहरी परिवहन, खुले और हरे भरे स्थान। शहरी परिवहन, अर्बन, बाइलिंगुअल चल रहा हूँ मैं, ट्रांसपोर्टेशन, और खुले व हरे भरे स्थान, इनका डेवलपमेंट करना है। किसमें करना है? अमृत मिशन में, अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें करना है। ठीक है, किनको? स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े 500 शहरों को। तो ये आपका एक क्वेश्चन अपने आप में, अटल मिशन में क्या क्या करना है, किस किस में करना है। शुरुआत कब हुई अब नहीं पूछेंगे। राजस्थान से इसमें कितने शहरों का चयन किया गया है? 29 का, 29 शहरों का इससे राजस्थान में चयन किया गया है। आगे आइए, ये देखिए इसके क्या क्या हैं। वाटर सप्लाई, जल देख लिया, सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, यानी कि सीवेज का नेटवर्क देख लिया, रिफॉर्म्स मैनेजमेंट एंड सपोर्ट, अगर कहीं पर रिफॉर्म की आवश्यकता है, कुछ चीज़ों को चेंज करने की आवश्यकता है तो उनका सपोर्ट दिया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण हर तरीके से, स्किल में भी और गुड्स में भी, सर्विसेज में भी, सब चीज़ों में। फिर ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स, हरे भरे और खुले, अर्बन ट्रांसपोर्ट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। तो वाटर के 2 हो गए, वाटर सप्लाई भी और वाटर ड्रेनेज भी, और फिर सीवेज भी आ गया, सीवेज का नेटवर्क भी बनेगा। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्रीन पार्क, हरा भरा, और अर्बन ट्रांसपोर्ट, लोग भी आसानी से जा सके। तो नेटवर्क बनेंगे इसमें किस चीज़ का? पानी आने का, पानी ड्रेन होने का, सीवेज का, रोड का। 4 तो आपके नेटवर्क ही हो गए, बाकी 2 बचेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग और हरे भरे पार्क। बचे हुए पार्क में हरा भरा पार्क बना देंगे। आगे आ जाओ, अटल 2.0, पहले में क्या कमी रह गई थी जो दूसरा लेके आना पड़े? अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, अमृत 2.0 को बोला जाता है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। क्या है इसमें? सहयोग राशि 3,552 करोड़ रुपए है जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। अब देखते हैं इसमें क्या है। उद्देश्य क्या है? सीवरेज जल निकायों के पुनरुद्धार, वहाँ तो हमको बनाने थे, यहाँ पे क्या करेंगे? इनका पुनरुद्धार करेंगे और जलापूर्ति से संबंधित कार्यान्वयन किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? जो सीवरेज के
और जल निकाय जो बने हुए हैं, कुएं टाका बावड़ी वगैरह जो बने हुए हैं तालाब वालाब है, उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। तो कितनों का किया जाएगा इसमें? 31। देखिए 31 शहरीय निकाय, 31 क्या शहरीय निकायों में इतने करोड़ की राशि ये मंजूरी मिल गई है, छोड़ दो। इन सीवरेज परियोजनाओं का उद्देश्य कितने लाख घरों को सीवरेज कनेक्शन। तो इसमें क्या क्या होगा? सीवरेज कनेक्शन होगा, सीवरेज कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और क्या होगा? सीवरेज और जल निकाय, वाटर बॉडीज, जल निकाय, इनका क्या होगा? पुनरुद्धार। पुनरुद्धार को ही क्या बोलते हैं? रिजुविनेशन। इसीलिए तो वो अमृत है मिशन। तो देखो क्या हुआ? वाटर बॉडी रिजुविनेशन, यानी कि जल निकायों का, वाटर बॉडीज का पुनरुद्धार। वाटर सप्लाई पहले भी था, सीवरेज एंड सीवरेज मैनेजमेंट पहले भी था, ग्रीन स्पेस एंड पार्क्स पहले भी था, कैपेसिटी बिल्डिंग पहले भी था, अर्बन रिफॉर्म्स पहले नहीं था, और आईईसी पहले नहीं था। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किया एंड एग्जीक्यूशन किया जाएगा। आइए आगे। अब आती है एलईडी लाइट परियोजना। भाई साहब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कोई पेपर था बड़ा फेमस हुआ था उस टाइम पे कि इस साल में कितनी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। ठीक है, देखते हैं। एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट। उद्देश्य क्या है? सड़कों पर रोशनी स्तर में वृद्धि हो, एलईडी लाइट्स लगें सड़कों पर, एक्सीडेंट्स में कमी हो, विद्युत उपभोग में कमी हो। सोलर, पहले कौन सी लाइट्स लगी हुई हैं जिनमें विद्युत उपभोग ज़्यादा हो जाता है? उनको बोलते हैं एचपीएसवी लैंप्स लगे हुए हैं, जिनको हम सोडियम लाइट भी बोलते हैं। सोडियम लाइट्स जो पीली वाली लाइट्स होती हैं, उनकी जगह पे क्या लगेंगे? एलईडी लाइट्स। एक मिसकंसेप्शन होता है साथियों कि एलईडी लाइट्स मतलब वाइट लाइट और पीली लाइट मतलब सोडियम लाइट। एलईडी लाइट्स में भी बहुत सारी रेंज आती है, जिसमें कि आप येलो लाइट्स, वार्म लाइट होती हैं, और इसके लिए एक मापने का एक आइए बात तो मैं बता देता हूँ, अनरिलेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जो लाइट होती है, आप कोई भी लाइट अपने घर में उठा के देखेंगे तो उस पर लिखा होता है के। जैसे 22 वाट, मान लीजिए 22 वाट की है, 22 वाट और 5700 के, ये के 3000 से लेके और 6500 तक वेरी होता है। जैसे जैसे इधर जाते हैं तो वाइटनेस बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इधर आते हैं तो येलोनेस बढ़ती जाती है। 5700 के से 6500 की तरफ जाएंगे तो वाइटनेस थोड़ी सी और बढ़ती जाएगी, और वाइट थोड़ी और ज़्यादा वाइट होती चली जाएंगी। जैसे जैसे पीछे आएंगे तो येलोनेस आती जाएगी। तो एलईडी लाइट्स में भी येलो लाइट आती हैं। ये इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन बात आ गई तो बता दिया। 191 स्थानीय निकायों में काम पूर्ण हो चुका है, और कितनी 12 शायद 0.2, हाँ यही है, इतनी एलईडी लाइट्स इसमें लग चुकी हैं। इनमें से एक एलईडी लाइट आप जानते हैं 12 एलईडी लाइट, 12.02 लाख में से 12 कहाँ लगी हैं? पंचायत सचिव जी अभिषेक जी के पास, जो पंचायत सीरीज़ में आई थी, उसमें एलईडी लाइट के ऊपर पूरा एक एपिसोड था। ठीक है, इसी से संबंधित है प्रधानमंत्री उजाला योजना। देश के घर घर में फैल रहा है उजाला, ये एलईडी बल्ब वितरण है। हालांकि ये उतना नहीं है बट सिमिलर है, बिकॉज एलईडी लाइट परियोजना में क्या है? स्ट्रीट्स पर लाइट्स का वो है, और प्रधानमंत्री उजाला योजना में क्या है? एलईडी बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो लगभग सिमिलर बट अलग अलग। अब आते हैं हम स्वच्छ भारत मिशन पे। सब कुछ शहरी की बात करेंगे हमने, लिंगानुपात, साक्षरता, सब शहरी की बात की है, अभी सब शहरी की बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, एसबीएमयू, इसमें दो घटक है। पहले एसबीएमयू 1 आया था, फिर बाद में उसको जब वो कंप्लीट हुआ तो एसबीएमयू 2 लाया गया था। ये 2014 गांधी जी के जन्मतिथि पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन पहला संस्करण लेके आए थे। इसमें क्या था? घरेलू शौचालयों का निर्माण था, यानी कि घरेलू शौचालय यानी कि IHHL, इंटरनल हाउस होल्ड लेटरिन्स का निर्माण था। सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना थी। मूत्रालयों का निर्माण था। प्रभावी ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट, तो इनके प्रबंधन था, यानी कि टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, कम्युनिटी टॉयलेट्स का, घरेलू टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, यूरिनल्स का निर्माण हुआ, और जो सॉलिड वेस्ट है उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट का मूवमेंट, सॉलिड वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन है उसको पूरे को मैनेजमेंट बोला जाता है। तो वो यहाँ पर हुआ इस सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 का उद्देश्य क्या था? स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत का निर्माण, खुले में शौच को समाप्त करना, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट को जन आंदोलन बनाना। हर कोई व्यक्ति वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचे,
राजस्थान के सभी अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरी निकायों को ओडीएफ घोषित करना। ओडीएफ क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त, ये करना इनका उद्देश्य था। और एसबीएम 2 में क्या आया? ये लागू हुआ अक्टूबर 2021 में, 5 साल के लिए लागू हुआ है। इससे केंद्रीय क्षेत्र क्या है? शौचालय निर्माण, व्यक्तिगत, सामुदायिक और मूत्रालय वही हैं जो उधर भी थे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल प्रबंधन, सूचना संचार और क्षमता निर्माण भी इसमें, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों का क्षमता निर्माण भी इसमें किया जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे स्तर पर किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? शहरी से क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और कचरा मुक्त शहरों का निर्माण करना, पुनर्चक्रण और संसाधन उपयोग को प्रभावी बनाना। पुनर्चक्रण का मतलब क्या हुआ? जो हमने कल पढ़ा था, रिसाइकिल, रीयूज कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग कीजिए। उसके बाद आते हैं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना में देखिए, माइंड में हमेशा रखिए कि हम क्या कर रहे हैं, शहरी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, शहरी जीवन में स्तर गुणवत्ता की। तो हमने देखा कि घरों में टॉयलेट्स बन रहे हैं, हमने और बहुत सारी चीज़ें देखी कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं हम रसोई में। 20 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत होती है। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। प्रदेश के सभी 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयाँ शुरू की जा चुकी हैं और 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से ये रसोइयाँ शुरू की गई हैं। और इन रसोइयों में ये जो कॉस्ट पड़ेगी वो 30 रुपये पड़ेगी, लेकिन जो यूज़र को पड़ेगी वो 8 रुपये और 22 रुपये का दिया जाएगा अनुदान। तो इसमें याद रखने के टॉपिक क्या क्या हैं, पॉइंट क्या क्या हैं? लक्ष्य क्या है और कितने में मिल रही है, कितने रुपए की सब्सिडी मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब घर दे देते हैं। घर की बात हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर हो। देखिए DNULM का एक घटक ये भी था कि शहरी बेघरों को भी आश्रय प्रदान करना। तो बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों को किफ़ायती आवास प्रोवाइड कराना है। मिशन की अवधि क्या है? दिसंबर 2024 को समाप्त हो गई थी, जो अब दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। तो दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज उसके बाद ही आप लोगों के पेपर आएंगे। इससे पहले दिसंबर 2025 से पहले आने वाले अगर कोई पेपर हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये खत्म हो रहा है। और इसके बाद हुए तो जो रिसेंटली योजना खत्म हुई है तो उसका डिटेल एनालिसिस आता है कि इसमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को घर दिए गए हैं। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक हैं। सभी क्या क्या चीज़ें इसमें की जाएगी, घटक तो कहना ठीक नहीं है, बस इसमें यह है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, किस किस चीज़ पे फोकस है। सभी मौसमों हेतु पानी, रसोई, बिजली और शौचालय के साथ श्रम रिहायशी इकाइयाँ, महिला सशक्तिकरण पे, शहरी गरीबों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता बनाना, स्वामित्व पट्टे की सुरक्षा, पर्याप्त भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण। आगे आते हैं, राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 2011-12 में इसका गठन होता है। राजस्थान में सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात, ये यातायात के लिए एक फंड बनाया गया है। ये विकास निधि डेवलपमेंट फंड है, राजस्थान ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो ये किसके लिए है कि राजस्थान में 2011-12 में स्टार्ट हुआ। सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी, इसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ें जा रही है। गवर्नमेंट ईवी बसेस निकाल रही है, ईवी व्हीकल्स पर सब्सिडी दे रही है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना रही है। तो वो सब इसी उद्देश्य के लिए हो रहा है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके लाभार्थी कौन कौन है? देखिए, योजना में क्या पढ़ना है, लाभार्थी। अभी हम योजनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। वैसे मैं काफ़ी कुछ डिटेल आपको इसमें बता दे रहा हूँ, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो एक क्लास और ले लेंगे। 18 से 60 वर्ष के आयु के लोग इसमें जुड़ेंगे। शहरी परिवार ही होना चाहिए। अकुशल श्रम रोजगार प्रदान किया जाएगा। अकुशल श्रम रोजगार,
श्रम रोजगार 3 तरीके का होता है, स्किल्ड यानी कुशल, सेमी स्किल्ड यानी अर्धकुशल, और अनस्किल्ड यानी अकुशल। तो कैसा रोजगार दिया जाएगा? अकुशल। प्रदान कर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2023-24 में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 125। तो कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 125। 125 दिन का रोजगार भी दिया जाएगा। हम अगले वाले चैप्टर में ये भी देखेंगे कि 125 दिन के अलावा भी किसी को दिया हुआ है, कितनी जनजातियों को दिया हुआ है और कितने दिन का रोजगार की बात की गई है। देखिए, अब शहरों में भी रोजगार की गारंटी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में इच्छुक परिवारों को 100 वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आज ही अपने निकाय पंजीकरण का 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे। अब तक 2.25 लाख से अधिक लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, आइए आगे। पंजीकरण प्रक्रिया देख लेते हैं एक बार, ये तो क्विकली देख लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जन आधार द्वारा निःशुल्क पंजीकरण हो जाएगा। जॉब कार्ड प्राप्त, देखिए जन आधार से पंजीकरण हो गया, उसके बाद बनेगा जॉब कार्ड। दिसंबर 2024 तक 6,53,000 परिवारों ने पंजीकृत किया जा चुका है। 2024-25 में 1,83,000 परिवारों को काम या आवंटन दिया गया था। 80% से अधिक, 80 देगा, देखिए 80% से अधिक महिला मजदूर हैं। इस कारण महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव दिखाई देता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, महिला मजदूर की संख्या इसमें ज़्यादा है और इसीलिए महिला सशक्तिकरण का महिला मजदूर 80% है। राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना RUIDP, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। परियोजना का मतलब होता है साथियों प्रोजेक्ट। तो राजस्थान में शहरी अवसंरचना के विकास के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, उसका 3rd फेज चल रहा है। क्या है वो? परियोजना के तहत लाभान्वित शहर हैं, 12 शहर है इसमें जो लाभान्वित शहर हैं। कौन कौन से हैं? पाली, झुंझुनू, गंगानगर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, झालावाड़, पाटन और कोटा और बांसवाड़ा। कोटा और बांसवाड़ा। अब इसमें याद क्या क्या रखना है ये देखिए बाकी सब तो ठीक है। एक तो टोंक में सीवरेज और जलापूर्ति के लिए डेवलपमेंट किए जाएंगे, इनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा RUIDP के द्वारा। मैंने आपको जो कहा था ना एक पेज बना के रखना, उसमें आप लिखना RHB, RUIDP, रुडसी को, रूडा, ये सब चीज़ें लिखेंगे उसमें। ठीक है, कोटा में सीवरेज के ऊपर और बांसवाड़ा में ड्रेनेज के ऊपर। सीवेज और ड्रेनेज में क्या अंतर है? ये ह्यूमन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को लेकर, और ड्रेनेज जो है वो जनरल जो वेस्ट है उसके लेकर। उद्देश्य क्या है? शहरी संरचना का विकास, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, बेहतर जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। किसका? RUIDP का। कौन सी परियोजना है? राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना। आइए, इसका चरण 2 फेज 4 ट्रेंच 1 फेज 4, पहले फेसेस बनते हैं और फिर उसमें ट्रेंच आती हैं। ट्रेंच 1 क्या है? इसमें 14 शहरों में विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौन कौन से शहर हैं आपको यार याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कहीं पर कुछ अलग है क्या। जैसे इसमें अलग था ड्रेनेज बांसवाड़ा, सीवरेज फिर भी कोटा में और उसमें है, लेकिन मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था, जैसे हमने देखा था खाद्यान्न में 61% उत्पादन था किसी में, तो कोई एक्स फैक्टर ढूंढ के चलिए। यहाँ देखिए सिरोही, आबू, सरदार शहर, बांसवाड़ा, खेतड़ी, मंडावा, कुचामन, इनमें जलापूर्ति का कार्य शामिल किया जा रहा है। रतनगढ़, फतेहपुर, इनमें केवल सीवरेज कार्य किया जा रहा है। यहाँ जलापूर्ति और सीवरेज दोनों किए जा रहे हैं, तो रतनगढ़ इनमें केवल सीवरेज का कार्य किया रहा है। ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ है। लक्ष्मणगढ़ में जलापूर्ति एवं इसके साथ 13 शहरों में लक्ष्मणगढ़ में जलापूर्ति व इसके अतिरिक्त लक्ष्मणगढ़ में जलापूर्ति का काम किया जा रहा है केवल। इसके अतिरिक्त 13 शहरों में मल, कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन, इसे बोलते हैं फीकल मैनेजमेंट। फीकल मैनेजमेंट, फीकल एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। फीकल एंड सेप्टेज कितने में किया जा रहा है? 13 में। तो देखो फीकल एंड सेप्टेज कितने में? 13 में। जलापूर्ति केवल लक्ष्मणगढ़, जलापूर्ति प्लस सीवेज कितनों में? 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 में, 7 8 में ये है, और ओनली सीवेज 1 2 3 4 5 6 में। तो देखिए क्वेश्चन 6 पूछेगा या लक्ष्मणगढ़ पूछने का ज़्यादा बनता है, तो लक्ष्मणगढ़ पूछने का सवाल यहाँ पे चांसेस थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ इकलौता है, उसको पूछना भी आसान है। आइए, इसका ट्रेंच 2 में क्या हो रहा है? ADB द्वारा वित्त पोषित है ये क्वेश्चन।
एडीबी द्वारा वित्त पोषित है। 16 शहरों में बुनियादी ढांचे के कार्य किए जा रहे हैं, प्रगतिशील कार्य चल रहे हैं। इस परियोजना में सीवेज, जलापूर्ति, शहरी सौंदर्यीकरण और मल कीचड़ और सेप्टेज, यानी कि इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। RUIDP जो है, RUIDP जो है क्या क्या काम कर रहा है। RUIDP वाटर सप्लाई यानी कि जलापूर्ति, उसके अलावा दूसरा क्या हुआ, सीवेज मैनेजमेंट, तीसरा क्या हुआ, फीकल, चौथा सेप्टेज मैनेजमेंट, एक है ड्रेनेज। ड्रेनेज का काम कहाँ पर था, ओनली बांसवाड़ा। ओनली वाटर सप्लाई कहाँ था, लक्ष्मणगढ़। बाकी सब में सब हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना है कि ओनली किस में हो रहा है, इसको पोषित कौन कर रहा है, एडीबी। कौन से को, फेस 4 ट्रेंच 2, याद रखना है ये फेस 4 ट्रेंच 2। RS 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था, बहुत कन्फ्यूजन हुआ था उसमें। आइए, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किए गए नवाचार, अब नवाचार देख लेते हैं क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत क्षेत्र में 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण किसको दिया जा रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स को। कितने का दिया जा रहा है, 50,000 रुपये तक का। किसको दिया जा रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स को। समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता, अब ये देखिए अब ग्रामीण विकास पे हम आ गए हैं। अब इस चैप्टर को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, इसको अगले उसमें देखेंगे ग्रामीण विकास को। एक बार बस फाइनल एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। ये सेकंड कहाँ से आ गया, चलो कोई बात नहीं। ये हम आए थे यहाँ पर, समग्र ग्रामीण विकास है, ये हमको देखना है। सुदृढ़ हम ये देख चुके हैं। अभी सुदृढ़ वाले में देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया है। तीसरे सेक्टर में हमने देखा सबसे पहले डे NULM देखा। डे NULM के बाद हमने देखा, ये देखिए पहले हमने इसमें देखा डे NULM, उसके बाद हमने देखा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन। उसके बाद हमने क्या देखा, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गई। फिर हमने देखा सीवेज परियोजना हो गई, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अमृत मिशन पे आ गए। RUDF देखा, RUDF के बाद स्मार्ट सिटी। एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको ताकि याद रहने के लिए, फाइनल रिवाइज करने के लिए काम में आ जाए। क्या हो रहा है, हाँ RUDF, फिर देखा हमने स्मार्ट सिटी, फिर देखा हमने अमृत और अमृत 2.0, फिर हमने देखा स्वच्छ भारत मिशन 1.0 और 2.0। स्वच्छ भारत मिशन के बाद हमने क्या देखा, स्वच्छ भारत मिशन के बाद हमने देखा एक दो चीज़ें और देखी, अमृत 2.0। फिर हमने देखा LED लाइट परियोजनाएं देखी, और अन्नपूर्णा रसोई देखी, प्रधानमंत्री आवास योजना देखी। ये ठीक है, ये चीज़ें देखी हमने, कुछ चीज़ें देखी है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजनाएं हैं, अन्नपूर्णा रसोई योजना देखी, LED लाइट परियोजना देखी, और फिर अभी लास्ट की दो चार चीज़ें हमने ये देखा RUIDP। तो देखिए शहरों का देख लिया, विज़न देख लिया, डेटा देख लिया, कौन कौन संस्थाएं काम करेंगी, क्या क्या काम किए हैं, यानी अब हम इसमें शहरी क्षेत्र कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगली क्लास में ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।